हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का के आयुर्वेदा क्लासेस में स्वागत है। और आज मैं आपको रचना शारीर का पेपर सेकंड का लास्ट चैप्टर कंप्लीट करूंगा। अभी तक हमने लास्ट चैप्टर जो था वो मर्म शारीर चैप्टर है, जिसमें हमने 3 पार्ट पढ़े थे। आज लास्ट पार्ट होगा चौथा पार्ट, ठीक है। तो हमने मर्म शारीर को 4 पार्ट में कंप्लीट किया है, तो इसमें हमने कुछ छोड़ा नहीं है। जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड है वही सारा पढ़ाया है और थोड़ा सा डिटेल में बताया है, ताकि आपको समझ में आए। और डायग्राम को ब्रीफ करके बताया, ठीक है, डायग्राम के सहारे बताया है जो आपको समझ में आएगा। क्लियर? तो आप लोग मर्म शारीर के 3 पार्ट अपना पढ़ लीजिएगा और आज हम लोग चौथा पार्ट पढ़ते हैं, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं लास्ट पार्ट, चौथा पार्ट। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे परिमाण भेद से, ठीक है। परिमाण भेद से क्या होता है मर्म, ठीक। तो इसका एक श्लोक दिया हुआ है, याद करना हो तो याद कर लीजिए, ठीक रहेगा। इस श्लोक के सहारे समझ में आता है। तो श्लोक ये है कि उर्व्याः शिरांसि विटपे च सकच्छ पार्श्वे एकैकम अंगुलम इतम स्तन पूर्वमूलम, ठीक है। विंदे अंगुलम इतम मणिबंध गुल्फम त्रिअन्यव जानु सपरम स कर्पूरभ्याम। फिर क्या है, हृदवस्ति कूर्च गुदानानि वदन्ति मूर्धनि चत्वारि पंच चा गले 10 यानि चा द्वे तानि स्वमाणित। फिर क्या है, कुंचित स्वपाणि तल कुंचित संमिता निशेषान्य वे ही परिविस्तर सो अंगुलार्धम, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट श्लोक नहीं है, कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, बाकी ज़रूरी नहीं है। तो इसमें बताया गया कि कुल मिला के परिमाण भेद से मर्म जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? एक अंगुल परिमाण होता है, 2 अंगुल परिमाण होता है, 3 अंगुल परिमाण होता है। फिर क्या है, मुष्टि प्रमाण यानी कि खुद के हाथ के प्रमाण, ठीक है। मुष्टि यानी हस्ततल, हाथ का जो तल होता है, ठीक है, उसका परिमाण। फिर क्या है, अर्धांगुल परिमाण। तो 1 अंगुल परिमाण में कितने, 12 होते हैं मर्म। 2 अंगुल परिमाण में 6 होते हैं, 3 अंगुल परिमाण में 4 होते हैं और मुष्टि परिमाण में 29 होते हैं। अर्धांगुल परिमाण में कितने होते हैं, 56 होते हैं। क्लियर? तो इतनी सी बात हमें समझनी है कि 1 अंगुल परिमाण में 12 होते हैं, 2 अंगुल परिमाण में 6 होते हैं और 3 अंगुल परिमाण में 4 होते हैं और मुष्टि परिमाण में 29 मर्म होते हैं। अर्धांगुल परिमाण में 56 मर्म होते हैं। क्लियर? तो अभी हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला क्या है, 1 अंगुल परिमाण। तो इसकी संख्या कितनी होती है, 12 होती है। 1 अंगुल परिमाण की संख्या कितनी होती है, 12 होती है, ठीक है। ये याद करना होगा। तो ये 1 अंगुल परिमाण जो होता है वो होता कहाँ कहाँ पे है, तो वही हमें देखना है। क्या, उर्वी में होता है। उर्वी कहाँ होता है, हाथ में होता है, पैर में होता है। तो 2 हाथ हो गए और 2 पैर हो गए, दोनों को मिला कितने उर्वी हो जाएंगी, 4 उर्वी हो जाएंगी। इसी तरह कूर्च भी 2 हाथ में 2 पैर में, तो मिला के सब क्या हो जाएगा, 4 कूर्च सिर हो जाएंगे। अच्छा, कच्छाधर कहाँ होता है, ये हाथ में ही होता है। तो हाथ कितने होते हैं, 2 होते हैं, इसलिए यहाँ पे 2 संख्या लिखी गई है। विटप कहाँ पे होता है, पैर में। तो विटप कितने होते हैं, 2, इसलिए यहाँ पे 2 संख्या लिखी गई है। तो एक बार फिर से हम देखेंगे, उर्वी में 4 मर्म होते हैं, कूर्च सिर में 4, कच्छाधर में 2 और विटप में 2। तो ये क्या है, अंगुल परिमाण है। ये 1 अंगुल परिमाण के हैं, ठीक। टोटल कितना आ जाएगा, 12। टोटल कितने आ जाएंगे, 12 आ जाएंगे, 12 आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 2 अंगुल परिमाण। अब 2 अंगुल परिमाण वाले कौन कौन से होते हैं भाई? 2 अंगुल परिमाण वाले मर्म कहाँ कहाँ होते हैं और कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 6। तो ये होते कहाँ कहाँ है, स्तन मूल में। स्तन मूल कितने होते हैं, 2 होते हैं। मणिबंध भी 2 हाथ में होता है तो 2 होते हैं। गुल्फ पैर में होता है तो 2 होते हैं। टोटल कितना हो गया, 6। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि 2 अंगुल परिमाण कितने, 6 होते हैं। होते कहाँ कहाँ है, स्तन मूल में 2 होते हैं, मणिबंध में 2 होते हैं और गुल्फ में 2 होते हैं। तीनों मिला के कितना आ जाएगा, 6। 6 जगह ऐसे हैं जहाँ पर क्या होता है, 2 अंगुल परिमाण के मर्म होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 3 अंगुल परिमाण। तो 3 अंगुल परिमाण में क्या है, इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है भाई, 4 होती है। होते कहाँ कहाँ है, कुरपर में होते हैं, कितने, 2।
क्योंकि कुरपर जो होते हैं हाथ में होते हैं और दो ही हाथ होते हैं, इसलिए दो संख्या। जानु कहाँ होता है? पैर में, जिसे हम लोग नी कहते हैं। अच्छा, कुरपर को एल्बो कहते हैं, ठीक है। तो जानू क्या हो जाएगा? नी हो जाएगा, नी जॉइंट। वहाँ कितने नी कितनी होती है? दो ही तो होती है ना, दो पैर होते हैं, दो नी होती हैं, इसलिए संख्या दो होती है। टोटल कितने हो गए? 4। वही चीज़ यहाँ पे बताया गया कि कुरपर में दो होते हैं और जानू में दो होते हैं, टोटल मिला के 4 हो जाते हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग मुष्टि परिमाण, यानी कि हाथ के तल के परिमाण के बराबर, हस्ततल के समान। हस्ततल में कितना परिमाण आता है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ होता है? हृदय एक होता है भाई, नाभि भी एक होती है, वस्ति भी एक होती है, गुद कितना? एक ही होता है, कूर्च 4, क्योंकि दो हाथ दो पैर मिला के 4 कूर्च जाएंगे। संगाटक भी 4 होते हैं, ठीक है। सीमंत 5 होते हैं, नीलक 2 होती हैं, मन्या 2 होती हैं, मातृका 8 होते हैं। टोटल कितने हो गए? 29 हो गए, सॉरी 29 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मुष्टि जो प्रमाण होता है वो होता कैसे? हाथ में जो तल होता है हमारा उसके बराबर होता है। तो ठीक है, ये होता कहाँ कहाँ है मुष्टि के बराबर, हाथ के तल के बराबर? हृदय होता है, नाभि होता है, वस्ति होता है, गुद होता है, कूर्च होता है, श्रृंगाटक, सीमांत, नीला, मन्या और मातृका। ये 29 मर्मों की संख्या ऐसी होती है जहाँ पे मुष्टि प्रमाण होते हैं, ठीक है। मुष्टि के बराबर नहीं कि मुट्ठी के बराबर होते हैं, ठीक है। मुट्ठी के बराबर मर्म होते हैं, क्लियर। अभी हम देखेंगे अर्धांगुल। अर्धांगुल प्रमाण लास्ट है ये, ठीक है। तो अर्धांगुल इनकी संख्या कितनी होती है भाई? 56 होती है। ये होते कहाँ कहाँ पे अर्धांगुल प्रमाण? तो फण में होता है। फण कितने होते हैं? 2 होते हैं। विदुर 2 होते हैं। कृकाटिका में भी होता है, 2 होती कृकाटिका। अपलाप कितने? 2 होते हैं भाई। अपस्तंभ भी कितने? 2 होते हैं। स्तन रोहित भी 2 होते हैं। ये सारे ही 2 हैं, ठीक है। कटिक तरुण भी 2, कुकुंदर भी 2, नितंब भी 2 होते हैं, पार्श्वसंधि भी 2 होती है, बृहति भी 2 होती है, अंशफलक भी 2 होते हैं और अंश भी 2 होते हैं। तो ये सारे क्या हैं? 2 2 हो गए। अब इधर से थोड़ा सा चेंज होगा। क्षिप्र कितने होते हैं? 4, 2 हाथ में 2 पैर में। तलहृदय भी 4, 2 हाथ में 2 पैर में। इंद्रवस्ती भी 4, 2 हाथ में 2 पैर में। आड़ी भी कहाँ? 4, 2 हाथ में 2 पाड़ में, पैर में, सॉरी पाड़ बोल दिया। लोहिताक्ष भी कितने? 4 होते हैं, 2 हाथ में 2 पैर में। अपांग 2 होते हैं, ठीक है। अपांग होते हैं केवल 2 होते हैं, फेस में होते हैं। आवर्त 2 होते हैं, उच्छेप 2, स्थपनी 1। स्थपनी कितनी? 1। अधिपति कितना? 1। शंख कितना? 2। टोटल मिला के 56 हो जाएंगे, ठीक है। तो एक बार फिर से हम देखेंगे, इसको रट्टा मारना होगा। तो फिर से देखने के लिए क्या करेंगे कि देखेंगे यहाँ पे हम क्या लिखा हुआ है। फण में 2 होते हैं, विदुर में 2 मर्म होते हैं, कृकाटिका में 2 होते हैं, अपलाप में 2, अपस्तंभ 2, स्तन रोहित में 2 होते हैं, कटिक तरुण में 2 होते हैं, कुकुंदर में 2 होते हैं, नितंब में 2 होते हैं, पार्श्वसंधि में 2 होते हैं, बृहति में 2, अंशफलक में 2, अंश में 2 और क्षिप्र में 4 होते हैं, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा चेंज हुआ था। तो क्षिप्र हो गया, तल हृदय हो गया 4, इंद्रवस्ती भी 4 हो जाएगी, आणी भी 4, लोहिताक्ष भी 4, अपांग भी 4 और आवर्त भी 4, लास्ट में उच्छेप 4। ये सारे समय क्या 2 2 होते हैं, ठीक है। अब स्थपनी में 1 होती है, अधिपति 1 होते हैं और शंख 2 होता है। टोटल कितने हो गए? 56। टोटल कितने हो जाएंगे भाई? 56 हो जाएंगे, ठीक है। तो 56 मर्म ऐसे होते हैं जो कि अर्धांगुल होते हैं, ठीक है, आधी अंगुली के प्रमाण के समान होते हैं। तो यहाँ ये हमने कंप्लीट कर दिया परिमाण भेद से, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे त्रिमर्म। ये क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ये 5 मार्क्स में आता है। त्रिमर्म जो है 5 मार्क्स में आता है। भरोसा नहीं, 10 मार्क्स में भी दे सकते हैं, मोस्टली 5 मार्क्स में आता है। तो हम लोग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे इसको, त्रिमर्म। तो त्रिमर्म की प्रमुखता, होते कौन कौन से त्रिमर्म? तो मैंने पहले लेक्चर में भी बताया था, तो अभी हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। त्रिमर्म में होता है हृदय, वस्ति और सिर। हृदय, वस्ति और सिर, ये क्या होता है? 3 मर्म होते हैं, मतलब, ठीक। फिर क्या बोल रहे हैं? शरीर में जो 107 मर्म कहे गए हैं भाई, शरीर में 107 मर्म कहे गए ना, तो उनमें से हृदय, सिर और वस्ति ये प्रधान मर्म माने जाते हैं। ये क्या माने जाते हैं? प्रधान मर्म है, क्योंकि इनमें प्राण आश्रय करते हैं। प्रधान मर्म क्यों माने जाते हैं? क्योंकि इनमें क्या होता है? प्राण जो होते हैं वो आश्रय करते हैं, ठीक है। तो पहला मर्म हमने पढ़ा क्या? हृदय। तो आइए हम लोग हृदय का थोड़ा डिटेल देखेंगे। नाम क्या होता है भाई? हृदय होता है। संख्या कितनी? 1 ही होती है, सबके पास हृदय 1 होता है। प्रकार क्या है? रचना के अनुसार शिरामर्म होता है। परिणामानुसार क्या होता है? सद्ध प्राणहर मर्म होता है। परिणामानुसार 4 अंगुल प्रमाण होता है भाई, ठीक है। और स्थान दोनों स्तनों के मध्य, मिडिल मीडियास्टिनम।
दोनों स्तनों के मध्य होता है, ठीक है। तो हम लोग एक और क्या है, आधुनिक मतानुसार रचना हर्ट होती है, विद्ध होने पर यानी कि दुष्टि होने पर क्या होता है, तुरंत मृत्यु हो जाती है, सदो सडन डेथ होती है, सदो मरणम कहते हैं इसे, ठीक है। तो हम लोग फिर से एक बार पढ़ेंगे कि शरीर में पहले तो 3 मर्म कौन कौन से होते हैं, एक हृदय होता है, दूसरा वृष्टि होता है, तीसरा सिर होता है, ये 3 त्रिमर्म कहे गए हैं, ठीक। शरीर में जो 107 मर्म होते हैं उनमें से हृदय, सिर और वस्ती, ये 3 प्रधान मर्म माने गए। ये 3 क्या माने गए, प्रधान मर्म। यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है कि ये 3 कौन से मर्म माने गए, ये 3 प्रधान मर्म माने गए हैं, ठीक है। क्योंकि इनमें क्या होता है, प्राण आश्रय करते हैं, क्योंकि क्या होता है, इनमें प्राण आश्रय करते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, अब इसका पहले हम नाम देखेंगे। नाम क्या होता है, हृदय। संख्या कितनी होती है, 1 होती है हृदय की। प्रकार क्या, रचना के अनुसार शिरा मर्म होता है। और परिणाम के अनुसार क्या होता है, सद्ध प्राणहर मर्म होता है। और परिमाणानुसार प्रकार 4 अंगुल प्रमाण होता है इसका। कितने, 4 अंगुल प्रमाण होता है। अच्छा, स्थान कहाँ है, दोनों स्तनों के मध्य। ये ध्यान देने वाली बात है, क्या, दोनों स्तनों के मध्य। कहाँ पे, मीडियल मीडियास्टिनम में। किसमें, मीडियल मीडियास्टिनम में। आधुनिक मतानुसार क्या होता है, रचना हार्ट होती है। भाई आधुनिक अनुसार यानी मॉडर्न में क्या कहते हैं, हार्ट कहते हैं, ठीक। हृदय को हार्ट कहते हैं। अच्छा, विद्ध हो जाएगा तो क्या होगा, तुरंत मृत्यु, सडन डेथ होगी, किसके, सदो मरणम, ठीक है, तुरंत डेथ हो जाएगी। तो ये जहाँ तक मुझे लग रहा है आपको हृदय समझ में आ गया होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, क्या, सिर। सिर के बारे में जानेंगे। तो नाम क्या है, सिर। सिर कहाँ होता है, अधिपति में होता है, अधिपति में, ठीक है। संख्या कितनी होती है, 1 ही होती है। रचना के अनुसार संधि मर्म कहते हैं इसे, क्या कहेंगे, संधि मर्म कहेंगे सिर को। और परिणाम के अनुसार सदा प्राण हर मर्म। परिणाम के अनुसार क्या हो जाएगा, सद प्राण हर मर्म हो जाएगा, ठीक है। और परिणामानुसार आधा अंगुल प्रमाण होगा। कितना होगा भाई, आधा अंगुल प्रमाण होगा। स्थान क्या है, मस्तिष्क के भीतर ऊपर की ओर सिरा और संधियों का सन्निपात, बालों का आवर्त। फिर से देखेंगे एक बार, सिर क्या है, अधिपति। संख्या 1 होती है। रचना अनुसार संधि मर्म है। परिणाम के अनुसार सदा प्राण हर मर्म है। और परिणाम के अनुसार आधा अंगुल प्रमाण हो जाएगा, ठीक है। तो लिखा क्या हुआ है, मस्तिष्क के भीतर ऊपर की ओर सिरा और संधियों का सन्निपात, बालों का आवर्त, ठीक है। वही बोला गया है, मस्तिष्क के ऊपर की ओर सिरा और धमनियों का सन्निपात। किसका, सिरा और धमनियों का सन्निपात। बालों का क्या कहा गया, आवर्त कहा गया, ठीक है। फिर क्या बोला है, आधुनिक मतानुसार रचना क्या होती है, वेनस साइनस होती है। आधुनिक मत के अनुसार क्या होती है, वेनस साइनस होती है, ठीक। अच्छा, विद्ध हो जाएगा तो क्या होगा, सद्धो मरणम, ठीक है, तुरंत मृत्यु, सडन डेथ होती है, तुरंत मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तुरंत मृत्यु हो जाती है। तो वही बोला गया है कि अगर विद्ध होता है तो सदो मरणम, ठीक है, तुरंत मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्या है, लास्ट, वस्ती। लास्ट क्या है, वस्ती। संख्या 1 होती है। रचना के अनुसार स्नायु मर्म। परिणाम के अनुसार सदा प्राणहर मर्म। और परिणामानुसार 4 अंगुल प्रमाण इसका भी होता है, ठीक है, इसका भी 4 अंगुल प्रमाण होता है। और स्थान क्या है, मूत्राशय प्यूबिस के पीछे। स्थान क्या है, मूत्राशय प्यूबिस के पीछे। आधुनिक मतानुसार यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, भाई यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं हम लोग मॉडर्न में, ठीक है। और अगर विद्ध हो जाता है तो लक्षण क्या होगा, आघात से फटने पर तुरंत मृत्यु हो सकती है, यानी सडन डेथ हो गया, ठीक है। कुछ आचार्य वस्ती के स्थान पर नाभि को प्रधान कर्म मानते हैं। अच्छा, कुछ आचार्य क्या करते हैं, वस्ती के स्थान पर नाभि को प्रधान कर्म मानते हैं। ये ध्यान दीजिएगा कि भाई क्या आपका ये नाभि मर्म होता है तो आप कह सकते हैं हाँ, क्योंकि कुछ आचार्यों ने क्या कहा है कि वस्ती के स्थान पर नाभि को ही प्रधान मर्म मान लिया है, ठीक है। क्योंकि नाभि क्या होती है, नाभि को शरीर का मूल माना गया है, क्योंकि नाभि क्या किए, शरीर का मूल माना गया है, ठीक। ये त्रिमर्म सदा प्राणहर मर्म होने से इन पर आघात लगने से निश्चित रूप से तुरंत मृत्यु हो जाती है, ठीक। फिर से एक बात देखेंगे हम लोग, क्या है भाई, वस्ती। वस्ती की संख्या 1 होती है। रचना के अनुसार इसे स्नायु मर्म कहते हैं वस्ती को। और परिणाम के अनुसार हम लोग इसे सदा प्राण हर मर्म कहते हैं। और परिणामानुसार 4 अंगुल प्रमाण होता है, 4 अंगुल प्रमाण होता है, ठीक है। अच्छा, मूत्राशय क्या है, मूत्राशय कहाँ पे होता है, प्यूबिस के पीछे होता है। आधुनिक मतानुसार रचना क्या है, यूरिनरी ब्लैडर।
हम लोग मॉडर्न में क्या कहते हैं, यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, ठीक है। और फिर अगर ये विद्ध हो जा रहा है तो क्या होगा, विद्ध होने पर तो होगा क्या लक्षण, आघात से फटने पर तुरंत मृत्यु होती है। अगर आघात लगा और फटा तो तुरंत क्या होगी, मृत्यु। किसके अनुसार, अनुसार बोल रहा हूँ, आघात लगने से तुरंत मृत्यु होगी और इसे हम लोग सडन डेथ भी कहते हैं, ठीक है। कुछ आचार्य वस्ती यानी यूरिनरी ब्लैडर के स्थान पर नाभि को प्रधान मर्म मानते हैं। ये याद करने वाली लाइन होगी, ठीक है। कुछ आचार्य हैं जो वस्ती के स्थान पर नाभि को प्रधान मर्म मानते हैं, क्योंकि नाभि को शरीर का मूल माना जाता है, क्योंकि नाभि क्या करते हैं, शरीर का मूल माना जाता है, ठीक। ये त्रिमर्म सदा प्राणहर मर्म होने से इन पर आघात लगने से निश्चित रूप से तुरंत मृत्यु हो जाती है, ठीक है। ये त्रिमर्म है और सदा प्राण मर्म होते हैं, ये कौन से मर्म होते हैं, सदा प्राणहर मर्म होते हैं। तो इनमें आघात अगर लगा तो निश्चित रूप से मृत्यु तय है, मृत्यु होनी ही होनी तय है, ठीक है। तो अभी हम लोग कुछ पॉइंट्स मैं सॉर्ट आउट किया हूँ, जैसे कि मर्म चिकित्सा के सामान्य नियम एवं सावधानियाँ। जो मर्म चिकित्सा होती है उसके क्या है, सामान्य नियम और सावधानियाँ पढ़नी है हमें। तो क्या है, सामान्यतः लेटी अवस्था में यानी शवासन की स्थिति में मर्म चिकित्सा करना है। ये पॉइंट है इंपॉर्टेंट कुछ। तो क्या बोला है, सामान्यतया लेटी अवस्था में, ठीक है, मर्म की चिकित्सा करना है। किसकी चिकित्सा करना भाई, मर्म की चिकित्सा करना है। नेक्स्ट क्या है, रोगी की वह बल वेदना सहन करने की शक्ति, मन स्थिति व मर्म के प्रकार को ध्यान में रखकर मर्म चिकित्सा की जाती है। मर्म चिकित्सा कैसे की जाती है, रोगी का वह बल वेदना सहन करने की शक्ति, मन स्थिति व मर्म के प्रकार को ध्यान में रखकर मर्म चिकित्सा की जाती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं, तभी मर्म चिकित्सा होगी। फिर क्या है, प्रारंभ में मर्म बिंदुओं पर हल्का दबाव देना है। प्रारंभ में क्या करना है, जहाँ पे मर्म के बिंदु बताए गए हैं मर्म के, वहाँ पर हल्का दबाव देना है। बाद में शारीरिक क्षमता के अनुसार दबाव बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो बोला कि स्टार्टिंग क्या करना, मर्म बिंदुओं पर हल्का सा दबाव देना है, बाद में शारीरिक क्षमता के अनुरूप दबाव बढ़ाया जा सकता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मर्म चिकित्सा के दौरान कसे हुए कपड़े, टाई, बेल्ट, जुराब, नी कैप आदि हटा देना चाहिए। क्या बोल रहे हैं आचार्य कहते हैं कि मर्म चिकित्सा के दौरान, जब मर्म चिकित्सा हो रही हो तो कसे हुए कपड़े, टाई, बेल्ट, जुराब, नी कैप आदि क्या करना चाहिए, हटा देना चाहिए, ठीक है, आदि को हटा देना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, चिकित्सा के दौरान रोगी को लंबा श्वास प्रश्वास लेने को कहते हैं, ठीक। तो बोला गया है कि चिकित्सा के दौरान रोगी को लंबा श्वास प्रश्वास लेने को कहा गया है। जब भी मर्म की चिकित्सा हो रही हो उस दौरान हमें क्या करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए कि जो रोगी है उसको लंबा श्वास और प्रश्वास लेने को कहना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्या है, चिकित्सा के दौरान होने वाली वेदना को आश्वासन व मन को हटाकर दूर किया जा सकता है। क्या बोला है आचार्य ने, चिकित्सा के दौरान होने वाली वेदना, जो वेदना हो रही होती है उसको आश्वासन व मन को हटाकर दूर किया जा सकता है, ठीक है। अगर वेदना हो रही चिकित्सा के दौरान तो उसका आश्वासन या मन को कहीं और भटकाकर उसको दूर किया जा सकता है। क्लियर। अत्यधिक रोगावस्था में मर्म चिकित्सा को प्रभावित भाग से सुदूरवर्ती मर्म स्थानों से क्या करना चाहिए, प्रारंभ करना चाहिए। बाद में प्रभावित भाग की चिकित्सा की जानी चाहिए। सूजन की अवस्था में उसके समीपवर्ती मर्म स्थानों को उपचारित करने से लाभ मिलता है। क्या है, अत्यधिक रोगावस्था में, जब रोग की अवस्था बहुत अधिक हो और उस समय मर्म की चिकित्सा को प्रभावित किया गया हो तो प्रभावित भाग, जो प्रभावित भाग होगा वहाँ से दूरवर्ती मर्म स्थानों से प्रारंभ करना चाहिए, ठीक है। दूरवर्ती मर्म स्थानों से प्रारंभ करना चाहिए। बाद में प्रभावित भाग की चिकित्सा की जानी चाहिए। बाद में धीरे धीरे आकर के प्रभावित भाग जो है उसकी चिकित्सा की जानी चाहिए। अच्छा, सूजन की अवस्था अगर हो गई हो तो सूजन की अवस्था में उसके समीपवर्ती मर्म जो होगा, उसके पास का जो मर्म होगा वहाँ पे क्या करना चाहिए, उपचार करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर उपचार करने से क्या मिलता है, लाभ मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है,
स्त्रियों में मासिक धर्म व गर्भावस्था के दौरान चिकित्सा नहीं दी जाती है। वह स्त्री स्वयं स्वमर्म चिकित्सा कर सकती है। आचार्यों का कहना है कि स्त्रियों में यदि मासिक धर्म है या गर्भावस्था है तो उस दौरान में ये चिकित्सा नहीं दी जाती है, और वह स्त्री जो होती है वह स्वमर्म चिकित्सा कर सकती है। क्लियर? स्वमर्म चिकित्सा वो कर सकती है। 9वां पॉइंट क्या है? स्त्रियों में मर्म चिकित्सा बाईं ओर से, पुरुषों में दाईं ओर से करनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, क्या होगा? स्त्रियों में मर्म चिकित्सा जो है वो बाईं ओर से करनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, स्त्रियों में बाईं ओर से करनी चाहिए और पुरुषों को दाईं ओर से करनी चाहिए। बस इतना सा अंतर रखना है। पुरुष को दाईं ओर से करना है और स्त्री को बाईं ओर से करना होगा चिकित्सा। लास्ट पॉइंट, मर्म चिकित्सा की समाप्ति पर मर्म बिंदुओं को चिन्हित कर देना चाहिए। ठीक है, जब भी मर्म चिकित्सा की समाप्ति हो रही हो उस समय क्या करना चाहिए? सभी बिंदुओं क्या करना चाहिए? मर्म जो बिंदु हैं उनको चिन्हित कर देना चाहिए, उन पर निशान लगा देना चाहिए। ठीक है, ताकि रोगी बाद में उन बिंदुओं को स्वतः उपचारित करता रहे, ताकि रोगी जो है वो बाद में उन बिंदुओं पर स्वतः उपचारित करता रहे। ठीक है, उसका उपचार करता रहे। क्लियर? तो इस प्रकार हमारा मर्म चिकित्सा के सामान्य नियम और सावधानियाँ कंप्लीट होता है। अभी हम पढ़ेंगे क्या? मर्म चिकित्सा की विधि क्या है। मर्म चिकित्सा की विधि क्या है भाई? आवाहन, पूजन, विसर्जन, 3 चीज़ें हैं। आवाहन, पूजन और विसर्जन। ये कंटेंट कहीं मिलने वाला नहीं है बुक में, बहुत खोज खाज के लाया गया है। ठीक, बनाया गया है ये कंटेंट। तो क्या है? सामान्यतः मर्मों को अंगूठे एवं तर्जनी से, किससे बोला गया है? अंगूठे से या तर्जनी से या मध्यमा से या अनामिका द्वारा दबाव देना चाहिए। यहाँ पे बताया गया कि हमें कौन कौन सी उंगली से मर्म स्थानों को दबाव देना चाहिए, उस पर उपचार करना चाहिए, किस उंगली का प्रेशर करना चाहिए। तो वही बताया गया कि मर्म अगर हो तो मर्मों को अंगूठे से, तर्जनी उंगली से, मध्यमा उंगली से, अनामिका उंगली से। ठीक है, छोटी उंगली को छोड़कर चारों उंगलियों से हम लोग इस पर दबाव देना चाहिए मर्म स्थानों को। तो अभी हम आगे बताएंगे मर्म स्थानों पर दबाव देना है तो कितनी बार देना है और कितनी देर तक के लिए देना है। अब ये नहीं कि दिन भर दबाते ही रह गए। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं क्या होगा। मर्मों को हृदय के गति के अनुसार उद्दीपित किया जाता है। किसके अनुसार? मर्मों को हृदय की जो गति है उसी के अनुसार उद्दीपित किया जाता है। क्लियर? फिर क्या? किसी भी मर्म स्थान को 8 सेकेंड से अधिक समय तक दबाव नहीं देना चाहिए। आचार्य का कहना है कि किसी भी मर्म स्थान, कोई भी मर्म स्थान, उसको 8 सेकेंड से ज़्यादा नहीं समय देना चाहिए। ठीक है, 8 सेकेंड से अधिक उसे नहीं दबाना चाहिए, उसका दबाव नहीं बनाना चाहिए। क्लियर? लास्ट पॉइंट, प्रत्येक मर्म स्थान को एक बार में 15 से 18 बार दबाया जा सकता है। ठीक है, तो जितने भी मर्म स्थान हैं उनको एक बार में 15 से 18 बार, नोट कर लीजिएगा, MCQ क्वेश्चन है ये, 15 से 18 बार दबाया जा सकता है। प्रत्येक मर्म स्थान को कितनी बार दबाया जा सकता है? 15 से 18 बार दबाया जा सकता है। तो यहाँ पे एक डायग्राम है मर्म पॉइंट का। ठीक है, कि जहाँ जहाँ पर मर्म होते हैं, मतलब कि कहाँ कहाँ पे मर्म होते हैं, वो सारा इस डायग्राम में दिखाया गया है। और इन मर्म स्थानों पर प्रेस करने से कौन कौन सी उंगली बताई थी हमने? अंगूठा बताया था, तर्जनी उंगली, मध्यमा उंगली और अनामिका उंगली। इन 4 उंगलियों को बताया गया था कि इनसे मर्म स्थानों पर हमें क्या करना है? प्रेस करना है। और कितनी बार करना है? 15 से 18 बार करना है। अच्छा, कितना? 8 सेकेंड से ज़्यादा नहीं करना है, 8 सेकेंड से ज़्यादा नहीं करना है। तो ये जो डायग्राम में मर्म स्थान दिए गए हैं, इन मर्म स्थानों पर हम 8 सेकेंड से ज़्यादा नहीं करेंगे और 15 से 18 बार करेंगे। ठीक है, तो इन स्थानों पर अगर कहीं पे हमें विकलता दिख रही है, कहीं पे हमें परेशानी दिख रही है, कहीं पे हम इन मर्म स्थानों पर हमें लग रहा है कि हाँ यहाँ पे हमें पेन हो रहा है या आघात हुआ है, तो उन स्थानों पर हम अपनी इन उंगलियों से प्रेस करके उसका उपचार कर सकते हैं। क्लियर? तो आज से मर्म शारीर कंप्लीट होता है।
रचना शारीर का पेपर 1 पेपर 2 दोनों समाप्त हो चुका है। आप लोग मन लगा के ध्यान से पढ़िए, एग्ज़ाम आने ही वाले हैं। कुछ ना समझ में आया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में सेंड कर सकते हैं, ठीक है। और आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप उसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट ज़रूर करिए और सब्सक्राइब तो बनता ही है, ठीक है। सब्सक्राइब करते रहिए और अपने फ्रेंड सर्कल में भी करवाइए। चलिए फिनिश करते हैं। थैंक यू।